अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज़ की कहानी बोतल में बंद नाग, तीसरा हिस्सा। नाग इंसानी शक्ल में ही चलता रहा। वो शहर में दाखिल हो गया। ये शहर ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर बाज़ारों में बड़ी रौनक थी। मकान खूबसूरत थे। लोग घोड़ों और ऊँटों पर सवार बाज़ारों में से गुजर रहे थे। ये फ़ौनी की कौम के जर्द चेहरों वाले लोग भी थे और हबशी कौम के स्याफाम लोग भी थे। हब्बाल ने नाग को अपने चचा हब्बाश की हवेली का पता बता दिया था। नाग ने दूर से हब्बाल के चचा की हवेली को देखा तो एक तरफ खजूर के दरख्त के नीचे रुक गया। वो गौर से चचा हब्बाश की 4 मंजिला आलीशान महलनुमा हवेली को देखने लगा। ये हवेली हब्बाल की मलकियत थी, जिस पर उसके चचा ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। नाग सोचने लगा कि उसे किस हैसियत से इस हवेली में दाखिल होना चाहिए। हवेली के बड़े गेट पर 2 हबशी नेज़े लिए पहरा दे रहे थे। नाग किसी तरह हब्बाल के चचा पर अपना असर डालकर उसका एतमाद हासिल करना चाहता था, और इसका एक ही तरीका था। नाग ने खजूर के दरख्त की तरफ देखा। दरख्त के इर्द गिर्द कोई नहीं था। नाग ने सांस खींचकर छोड़ा और वह स्याउकाब बनकर फिजा में बुलंद हो गया। काफी बुलंदी पर जाने के बाद नाग ने नीचे गोता लगाया और हवेली के पिछले बाग में आ गया। यहाँ जैतून और नाशपातियों के दरख्त थे और संगे मरमर के हौज में फवारा चल रहा था। नाग ने हवेली की तरफ देखा। 4 मंजिला हवेली की खिड़कियों पर छतें पड़ी थीं। धूप में आहिस्ता आहिस्ता गर्मी आने लगी थी। नाग हब्बाल के चचा हब्बाश की तलाश में था। वो आहिस्ता से उड़ा और हवेली के सामने की जानिब बाग में आ गया और एक दरख्त पर बैठकर नीचे देखने लगा। नीचे हवेली के सामने एक खूबसूरत बागीचा था। बागीचे के दरमियान में संगे मरमर की रविशों के दरमियान हौज में 3 फवारे चल रहे थे। सामने संगतरों के दरख्तों की ठंडी छांव में संगे मरमर के तख्त पर मसनद लगी थी और पास ही तपाई पर पीने के लिए ठंडे शरबत की सुराही और प्याले रखे हुए थे। इतने में हवेली के अंदर से एक भारी भरकम आदमी रेशमी लिबास पहने नौकरों के आगे आगे बड़ी शान से चलता हुआ निकला और संतरे के दरख्तों की छांव में संगे मरमर के तख्त पर आकर नीम दराज हो गया। हब्बाल ने अपने चचा का जो हुलिया बताया था, इस आदमी का हुलिया बिल्कुल वही था। ये उसका चचा हब्बाश ही था। नौकर और कनीजें उसकी खिदमत में लग गईं। कोई उसको पंखा करने लगी, कोई शरबत प्याले में डालकर पेश करने लगी। 2 नौकर हब्बाश के पांव दबा रहे थे। 4 नौकर उसके पीछे खंजर लगाए मुहाफिज के तौर पर खड़े थे। इतने में दूसरी तरफ से हब्बाश का जाती दोस्त धारक आ गया। उसने सिंदूरी रंग का रेशमी लिबास पहन रखा था। ये एक दुबला पतला करख्त चेहरे वाला उधेड़ उमर आदमी था। हब्बाल ने नाग को उसका हुलिया भी बता दिया था। नाग तेजी से उड़कर संतरे के दरख्त पर आकर बैठ गया। अब वो हब्बाश चचा के तख्त को साफ देख रहा था और उसकी आवाज भी सुन सकता था। हब्बाश ने धार्ग को आते देखकर कहा, आओ मेरे दोस्त धार्ग, देखो यहाँ कितना सुकून और ठंडक है, बैठो शरबत पियो। धार्ग तख्त के सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। हब्बाश ने इशारे से तमाम नौकरों और कनीजों को वहां से जाने का हुक्म दिया। जब सब नौकर कनीजें चली गईं तो चचा हब्बाश ने धार्ग की तरफ झुककर कहा, हब्बाल को लेकर जो लोग जजीरे पर गए थे अभी तक वापिस नहीं आए। धार्ग ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए कहा, मैंने उनकी खबर लेने अपने एक खास आदमी को भेज रखा है, वो आता ही होगा। हब्बाश ने कुछ बेचैन सा होकर कहा, आखिर उन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई धार्ग? धार्ग बोला, मेरे दोस्त क्या गड़बड़ हो सकती है, हब्बाल को तो हमने खुद बांधकर यहाँ से अपने आदमियों के साथ रवाना किया था। अब तो हब्बाल की लाश कब्र में गलने सड़ने लगी होगी। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा दुश्मन हब्बाल खत्म हो चुका है। नाग उकाब की शक्ल में दरख्त पर बैठा ये सारी गुफ्तगू बड़े गौर से सुन रहा था। ये दोनों जायदाद के हकीकी वारिस और बेगुनाह हब्बाल को अपनी तरफ से कत्ल कर चुके थे, मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। हब्बाल को खुदा ने नाग के जरिए बचा लिया था। थोड़ी देर बातें करने के बाद जब धार्ग वहां से उठकर हवेली के अंदर चला गया तो नाग ने अपनी स्कीम पर अमल करने का फैसला किया और एक निगाह नीचे डाली। उस वक्त तख्त पर हब्बाल का जालिम चचा हब्बाश तकिए के साथ टेक लगाए अकेला ही बैठा शरबत पी रहा था। अभी वहां कनीजे और नौकर नहीं आए थे। बड़ा अच्छा मौका था। चुनाचे नाग दरख्त से नीचे आ गया। झाड़ी में आते ही नाग ने उकाब की शक्ल बदलकर सांप की शक्ल इख्तियार की और तेजी से रेंगता हुआ हब्बाश के तख्त की तरफ आ गया। फिर करीब आकर उसने अपना फन उठाकर जोर से फुंकार मारी। हब्बाश ने काले सांप को फन उठाए लहराते झूमते करीब आते देखा तो उसकी चीख निकल गई। वो उठकर दौड़ने ही लगा था कि नाग ने लपक कर उसके बाजू पर डसा और झाड़ियों की तरफ दौड़ गया। हब्बाश की चीख सुनकर हवेली में शोर मच गया। सब बाग की तरफ भागे। धार्ग भी काम छोड़कर बाहर की जानिब लपका। उसने देखा कि हब्बाश घास पर पड़ा था। उसका रंग सफेद हो रहा था और मुंह से सब्ज रंग का झाग निकलने लगा था। उसने कपकपाती आवाज में धार्ग से कहा, मुझे काले सांप ने डस लिया है।
और इतना कहकर वो बेहोश हो गया। नाग ने जानबूझकर हब्बाश के जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल किया था कि जिससे वो सिर्फ बेहोश हो जाए। उसके मुंह से सब्ज झाग निकले और वह मरे नहीं। धार्ग ने शोर मचा दिया, हकीम को बुलाओ, वैद्य को बुलाओ, जल्दी करो। उसी वक्त शहर के बेहतरीन हकीम और वैद्य जमा होकर हब्बाश का इलाज करने लगे, मगर हब्बाश की बेहोशी खत्म नहीं हो रही थी। वो होश में नहीं आ रहा था और उसके मुंह से झाग जारी था। उसकी बेटी लैला ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। उसकी वालदा जिंदा नहीं थी। कनीजों ने लैला को हौसला दिया और धार के इशारे पर उसे जबरदस्ती वहां से ले गईं। इस अरसे में नाग हवेली से बाहर जा चुका था। हवेली के बाहर सामने वाले बाग में वो सड़क के किनारे आम इंसानी शक्ल में खड़ा हवेली के गेट की तरफ देख रहा था। हवेली के पहरेदार भी अंदर भाग कर चले गए थे। हवेली में नौकर इधर उधर घबराए हुए भाग रहे थे। इतने में एक घोड़ा गाड़ी वहां आकर रुकी। उसमें से लंबी दाढ़ी वाला एक हकीम बाहर निकला और लंबे लंबे कदम उठाता हवेली में दाखिल हो गया। नाग अभी इन लोगों को वहां वक्त देना चाहता था। वो चाहता था कि ये सब लोग अपना इलाज करके देख लें। उसे मालूम था कि ये लोग हब्बाश का इलाज नहीं कर सकेंगे। नाग वहां से शहर की तरफ चल दिया। काफी देर तक वो शहर के बाजारों में घूमता फिरता रहा। जब दोपहर हो गई तो नाग हवेली की तरफ आ गया। नाग ने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था। उसने हवेली के गेट पर आकर पहरेदार से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे मालिक को काले सांप ने डस लिया है। मैं उसका इलाज करने आया हूँ। पहरेदार ने अंदर इतला भिजवाई। नाग को फौरन अंदर बुला लिया गया। नाग ने देखा कि हब्बाश वहीं संतरे के दरख्त के नीचे तख्त पर बेहोश पड़ा था। उसके सरहाने की जानिब हब्बाश का खास साथी मक्कार धार्ग बैठा था। दाएं बाएं कुर्सियों पर कुछ हकीम और वैद्य बैठे थे। उनके नौकर कुंडियों में दवाएं घोट रहे थे। कनीजें पंखा कर रही थीं। एक नौकर तश्त में चांदी के गिलास लिए खड़ा था। नाग को पेश किया गया तो मक्कार धार्ग ने गौर से उसे देखा और बोला, तुम कौन हो? क्या तुम कोई हकीम हो, वैद्य हो? क्या तुम्हें सांप के इलाज का कोई तजुर्बा है? नाग दिल में मुस्कुराया कि इस अहमक को मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूँ और ये कि मैंने खुद हब्बाश को डसा है। नाग ने कहा, जनाब मैं एक सयाह हूँ, मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरा बाप सांपों का कारोबार करता था। मैंने सांप के डसने का इलाज उसी से सीखा है। हकीम और वैद्य नाग को उकताई हुई नजरों से देखने लगे। एक वैद्य ने कहा, धार्ग भाई ये तो कोई आवारा गर्द लौंडा है। हम हब्बाश साहिब का इलाज कर रहे हैं, हमें इलाज करने दें। धार को हब्बाश की जिंदगी की इसलिए भी फिक्र थी कि हब्बाश ने उसको अपनी आधी जायदाद देने का फैसला कर रखा था। अभी उसने कागजात पर दस्तखत नहीं किए थे। धार्ग चाहता था कि किसी तरह से हब्बाश की जिंदगी बचा ली जाए ताकि वो उससे जायदाद पर एक बार दस्तखत करा ले। उसने नाग से कहा, तुम कैसे इलाज करोगे? मेरे दोस्त को बड़े जहरीले सांप ने डसा है। वो आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रहा है। अगर तुमने इसे बचा लिया तो मैं तुम्हें इनामो इकराम दूंगा। नाग बोला, मैं कोशिश करूंगा जनाब। आप ऐसा करें कि एक प्याले में पानी डालकर तख्त के पास रख दें। फौरन पानी से भरा हुआ प्याला हब्बाश के तख्त के पास तपाई पर रख दिया गया। हकीम और वैद्य नफरत से नाग की तरफ देख रहे थे। उन्हें ये बात पसंद नहीं थी कि एक आम सा लड़का उनके मरीज का इलाज करे, मगर धार्ग को हब्बाश की जिंदगी अजीज थी। अभी वो उसे जिंदा रखना चाहता था। उसकी इजाजत से नाग हब्बाश के करीब तख्त पर बैठ गया। हब्बाश बेहोश था। उसके मुंह से अभी तक सब्ज झाग बह रहा था जिसको एक नौकर रुमाल से साफ करता जाता था। नाग ने उसे परे हटा दिया और प्याले के पानी में उंगली डुबोकर हब्बाश के होंठों से लगाई और आंखें बंद करके ये जाहिर किया जैसे वो मुंह में खुफिया मंत्र पढ़ रहा है। असल में नाग हब्बाश के जिस्म में दौड़ते हुए अपने जहर को उंगली के जरिए बाहर खींच रहा था। उसके लिए ये बड़ी मामूली बात थी। उंगली रखने से हब्बाश के जिस्म का सारा जहर उसके जिस्म से निकलकर नाग की उंगली में जमा होना शुरू हो गया। 1 मिनट के बाद हब्बाश के जिस्म में से सांप का सारा जहर निकलकर नाग की उंगली में जमा हो गया था। नाग ने अपनी उंगली धार को दिखाई और कहा, हब्बाश का सारा जहर इसके जिस्म से निकल आया है। ये जहर मेरी उंगली में जमा है। नाग ने उंगली सबको दिखाई जो स्याह हो रही थी। नाग ने उंगली को पानी के प्याले में डुबोया तो सारा जहर प्याले में नुचड़ गया। हब्बाश ने आंखें खोल दी। उसके मुंह से झाग बहना भी बंद हो गया था। हकीम और वैद्य शर्मिंदा से होकर रह गए। धार्ग ने इत्मीनान का सांस लिया और हब्बाश की तरफ देखकर कहा, देवताओं का शुक्र है मेरे दोस्त के तुम्हारी जान बच गई। हब्बाश के जिस्म की सारी ताकत वापस आ गई थी। वह तख्त पर उठकर बैठ गया और अपने सामने नाग को देखकर बोला, ये नौजवान कौन है? धार्ग ने कहा, यह मिस्र का स्याह है। तुम्हारा सुनकर हवेली में आ गया। इसने तुम्हारा इलाज किया और तुम सेहतमंद हो गए हो। हब्बाश ने नाग का शुक्रिया अदा किया और हुक्म दिया कि उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएं। धार्ग ने हकीम और वैद्यों को वहां से चले जाने की इजाजत दे दी। हकीम और वैद्य बुड़बुड़ाते हुए वहां से चले गए। धार्ग ने नाग से कहा, तुम भी हवेली के मेहमान खाने में जाओ, वहां इंतजार करो, तुम्हें अभी तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। धार्ग ने नौकर को इशारा किया कि वो नाग को मेहमान खाने में ले जाए। नाग खामोशी से नौकर के साथ हवेली के बाग में बने हुए मेहमान खाने में आ गया।
वो अपने मकसद में पूरा कामयाब नहीं हुआ था। उसे हब्बाश के इनाम इकराम की ज़रूरत नहीं थी। वो तो उसका एतमाद हासिल करके उसके करीब रहना चाहता था, क्योंकि हब्बाश एक अक्खड़ मिजाज और एहसान नाशनास आदमी था। यानी वो किसी के एहसान को नहीं मानता था। उसने नाग के इलाज के एवज उसे सोने के सिक्के देकर टरखाना चाहा था, लेकिन नाग इतना अहमक नहीं था। उसके जहन में एक और मंसूबा तैयार हो चुका था। जब नौकर उसके लिए सोने के सिक्के तश्त में भर कर लाया तो उसने तश्त को वापस करते हुए नौकर से कहा, अपने मालिक से जाकर कहो कि मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं, मैं उससे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। नौकर ने यह बात जाकर हब्बाश से कह दी। हब्बाश ने उसे अपने खास कमरे में बुला लिया। उस वक्त वो अपनी बेटी लैला के पास बैठा था और गर्म दूध पी रहा था। नाग को आते देखकर कहा, तुमने मेरा इलाज किया, मैंने तुम्हें उसका मुआवजा भिजवा दिया, अब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? नाग को गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो पी गया और बोला, मैं आपको सिर्फ ये कहने आया हूँ कि मेरा तजुर्बा कहता है कि जिस सांप ने आपको डसा है उसे आपका खून लग गया है, अब वो दोबारा भी आपको डसने आएगा। ये सुनना था कि हब्बाश का रंग उड़ गया। उसकी बेटी लैला भी परेशान हो गई, बोली, अब्बा जान, देवता आपको अपनी हिफाजत में रखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर नाग की तरफ मुतवज्जा होकर बोली, मेरे भाई, क्या तुम उस सांप को ढूंढकर हलाक कर सकते हो? हब्बाश ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? अगर तुमने मेरे दुश्मन सांप को हलाक कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। इतने में धार्ग भी वहां आ गया। उसने नाग की गुफ्तगू सुन ली थी। तुनक कर बोला, ये लड़का ख्वामखा तुम्हें डरा रहा है। हब्बाश, ये तुमसे कुछ और दौलत बटोरना चाहता है। फिर नाग की तरफ देखकर बोला, तुम बड़े मक्कार मालूम होते हो, तुम्हें तुम्हारा इनाम दे दिया गया है, अब यहाँ से चलते बनो, और खबरदार दोबारा इस हवेली का रुख न करना। नाग ने धार की आंखों में घूर कर देखा और कहा, जाता हूँ जनाब, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है। सोने के सिक्के आप मेरी तरफ से गरीबों और बेवाओं में खैरात कर दीजिएगा। ये कहकर नाग तेजी से बाहर निकल गया। लैला दौड़ती हुई उसके पीछे आई। भाई, नाराज होकर मत जाओ, जरा मेरी बात सुनो। नाग कमरे के बाहर बरामदे के सतून के पास रुक गया और बोला, तुम्हारा नाम लैला है क्या? लैला ने कहा, हाँ, मेरा नाम लैला है, मैं हब्बाश की बेटी हूँ। देवताओं के लिए अगर तुम सच कह रही हो तो दुश्मन सांप को मार डालो, मैं तुम्हारे ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। नाग बोला, उस सांप को तलाश करना मेरे पास में नहीं है। उसको पकड़ने के लिए जरूरी है कि मैं तुम्हारे बाप के आसपास रहूं। जब वो सांप तुम्हारे बाप को दोबारा डसने के लिए आए तो उसे पकड़ लूं। इसके साथ ही धार्ग गुस्से में भरा हुआ कमरे के दरवाजे पर आया और नाग को झिड़क कर बोला, निकल जाओ यहाँ से, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? चले जाओ, नहीं तो मैं नौकरों से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। नाग का सारा जिस्म एकदम गुस्से से गर्म हो गया। करीब था कि वो सांप बनकर धार्ग पर हमला कर दे कि लैला ने कहा, देवताओं का खौफ करो चचा धार्ग, इस नौजवान ने मेरे अब्बा की जान बचाई है। धार्ग नफरत से बोला, ये तुम्हारे बाप की दौलत बटोरना चाहता है, ये कोई बड़ा अय्यार शख्स है। नाग ने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाया और बरामदे से निकलकर तेज तेज कदम उठाता हवेली के गेट की तरफ आया और बाहर निकल गया। गुस्सा तो उसे बहुत था, मगर वो बड़े सब्र से काम लेता हुआ वहां से बाजार में आया। बाजार से रोटी और मछली खरीदी और वहां से सीधा जंगल में हब्बाल के पास पहुंच गया। उसे खाने को रोटी वगैरह दी और कहा, अभी मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि मैं तुम्हारे जालिम चचा का थोड़ा सा एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। आज रात मैं फिर जा रहा हूँ। हब्बाल ने नाग से पूछने की बहुत कोशिश की कि वो किस हिकमत अमली पर काम कर रहा है, मगर नाग ने उसे कुछ न बताया और सिर्फ यही कहा कि वो आराम से इस कार में बैठे और सब्र से काम ले, बहुत जल्द उसे उसका हक मिल जाएगा। जब रात का अंधेरा छाने लगा तो नाग हब्बाल से रुखसत होकर हब्बाश की हवेली की तरफ चल पड़ा। जंगल से निकलते ही नाग ने एक स्याह रंग की छोटी चिड़िया की शक्ल इख्तियार की और हवेली में आ गया। हवेली में हब्बाल के जालिम चचा ने अपनी जिंदगी वापस मिलने पर दोस्तों की दावत कर रखी थी। बड़ी रौनक थी, चिराग जल रहे थे, रोशनियां हो रही थीं, लड़कियां रक्स कर रही थीं, गीत गा रही थीं, मेहमान ठंडे शरबत पी रहे थे। ये महफिल बाग में लगी थी। मक्कार धार्ग भी दावत में मौजूद था और हब्बाश के साथ बैठा भुना हुआ मुर्ग उड़ा रहा था। नाग एक दरख्त पर बैठा ये सब कुछ खामोशी से देखता रहा। जब रात ज्यादा हो गई तो मेहमानों ने वापस जाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद बाग मेहमानों से खाली हो गया और हब्बाल का जालिम चचा अपनी ख्वाबगाह में आकर लेट गया। धार्ग उसके साथ था। उसने हब्बाश को अकेला पाकर अपने मतलब की बात शुरू कर दी और कहा, हजूर, आपने वादा फरमाया था कि मेरी खिदमत के एवज मुझे अपनी जायदाद का आधा हिस्सा अता करेंगे। अज़राए करम उन कागजात पर अपनी मोहर लगा दीजिए। हब्बाश भी बड़ा होशियार था। उसने धार्ग से वादा जरूर कर रखा था, मगर वो भला उसे कहाँ आधी जायदाद देने वाला था, वो तो उसे अहमक बना रहा था। मुस्कुरा कर बोला, धार्ग, तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, ये सारी जायदाद तुम्हारी ही तो है, तुम ही इसके मालिक हो, फिर तुम क्यों बेचैन होते हो? धार्ग ने भी बड़ी मक्कारी से मुस्कुराते हुए कहा, हजूर, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे लिए आधी जायदाद ही बहुत है, उस पर मोहर लगा दें बस। हब्बाश बोला, यार, अभी तो मुझे नींद आ रही है, कल मोहर लगा दूंगा।
ये कहकर हब्बाश ने आंखें बंद कर ली और ये जाहिर किया कि वो सो रहा है। धार्ग को गुस्सा तो बहुत आया मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। खामोशी से कागजात लपेटकर जेब में रखे और शब्बा खैर कहकर ख्वाबगाह से बाहर आ गया। नाग चिड़िया की शक्ल में ख्वाबगाह के अंदर सतून के पीछे पर्दे पर बैठा ये सब बातें सुन रहा था। धार्ग बाहर चला गया तो हब्बाश ने पहलू बदला और रेशमी चादर ऊपर कर ली। नाग ने सांप का रूप इख्तियार किया और सतून पर से नीचे उतरकर रेंगता हुआ हब्बाश के पलंग के सरहाने की तरफ आ गया। हब्बाश आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहा था, अभी वो सोया भी नहीं था। नाग पलंग के ऊपर आ गया और फिर फन उठाकर इतनी जोर से फुंकार मारी कि हब्बाश तड़प कर उठ बैठा, मगर इतनी देर में नाग उसे गर्दन पर डस चुका था। हब्बाश ने सांप को पहचान लिया था। ये वही सांप था जिसने सुबह को उसे डसा था। वो थर थर कांपने लगा। नाग ने एक और फुंकार मारी और तेजी से पलंग से उतरकर गायब हो गया। हब्बाश की चीखों की आवाज सुनकर नौकर कनीजें धार्ग और उसकी बेटी लैला ख्वाबगाह में आ गईं। हब्बाश ने लड़खड़ाती जुबान में कहा, धार्ग, मुझे उसी सांप ने फिर डस दिया है। ये कहकर वो बेहोश हो गया और उसके मुंह से सबज झाग बहने लगा। धार्ग को उस नौजवान का ख्याल आ गया जिसने कहा था कि वो सांप हब्बाश को डसने एक बार फिर आएगा। लैला तो रोते रोते बेहोश हो गई। धार्ग दिल में हब्बाश को बुरा भला कहने लगा कि कमबख्त अगर मरना ही था तो जायदाद के कागजात पर मोहर तो लगा देते, लेकिन अभी मोहर नहीं लगी थी और धार्ग को हब्बाश की जिंदगी की जरूरत थी। उसने फौरन हकीमों और वैद्यों को बुला लिया जो पहले रोज की तरह हब्बाश का इलाज करने लगे। लैला को होश आया तो उसने कहा, देवताओं के लिए उस नौजवान को बुलाओ जिसने पहले मेरे बाप का इलाज किया था। धार्ग ने फौरन शहर में लोग दौड़ाए कि वो उस नौजवान को पहचान कर हवेली में ले आए। वो जहां भी हो उसे यहाँ ले आओ। लोग हवेली से बाहर निकलकर शहर के बाजारों में फैल गए। नाग तो हवेली के करीब ही एक तरफ दरख्त के नीचे बैठा उन लोगों का इंतजार कर रहा था। जब एक नौकर ने नाग को देखा तो फौरन पहचान लिया और बोला, भाई, तुमने ही सुबह मेरे मालिक का इलाज किया था। नाग ने कहा, हाँ, मगर क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो आदमी बोला, भाई जल्दी चलो, मेरे मालिक को सांप ने फिर डस दिया है, उसकी बहुत बुरी हालत है। नाग तो पहले ही से तैयार बैठा था, फौरन उसके साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। नाग को देखते ही हब्बाश की बेटी हाथ बांधकर बोली, भाई, मेरे बाप की जान बचा लो, इसे फिर उसी सांप ने डस दिया है। तुम्हारा कहना ठीक निकला, वही सांप फिर आया और मेरे बाप को डसकर चला गया। धार्ग ने भी नाग की थोड़ी बहुत मिन्नत समाजत की तो नाग बोला, तुम तो ये कहते थे कि मैं तुम्हारे आका की दौलत बटोरने के लिए ऐसा ढोंग रचा रहा हूँ, अब इन हकीमों से उसका इलाज कराओ। नाग जाने लगा तो लैला ने उसके पांव पकड़ लिए। नाग अब रुक गया। वो हब्बाश के पलंग के सरहाने जाकर बैठ गया। उसने पानी का प्याला मंगवाया और उसमें उंगली डुबोकर बेहोश हब्बाश के होंठ के साथ लगाई और आंखें बंद करके झूठ मूठ श्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़ी देर में नाग ने सांप का सारा जहर हब्बाश के जिस्म से खींचकर प्याले में फेंक दिया। हब्बाश ने आंखें खोल दी। नाग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये सांप फिर आएगा और सांप आ गया। मुझे तुम्हारी दौलत की परवाह नहीं है, मैं तुम्हें आने वाली मुसीबत से खबरदार करना चाहता था। हब्बाश ने नाग के सामने पहली बार हाथ जोड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मगर मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे उस सांप से बचा लो। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हें देने को तैयार हूँ। अय्यार धार के पांव तले से जमीन निकल गई। अगर इसने सारी जायदाद इस नौजवान को दे दी तो उसके हिस्से में क्या आएगा? उसने कहा, हब्बाश, तुम घबराते क्यों हो? अब अगर सांप आया तो हम तुम्हारी हिफाजत के लिए मौजूद होंगे। मैं खुद तलवार के वार से उसके टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी जायदाद इतनी सस्ती नहीं है कि तुम उसे लोगों में लुटाते फिरो। हब्बाश ने कहा, धार्ग, ये सांप बड़ा होशियार है। वो मुझे उस वक्त आकर डस जाएगा जब तुम मेरे पास नहीं होगे। तुम हर वक्त तो मेरे पास नहीं रह सकते, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। धार्ग ने नाग से कहा, तुम जरा दूसरे कमरे में जाओ, मैं अपने दोस्त से कुछ बातें करना चाहता हूँ। नाग दूसरे कमरे में चला गया। धार्ग ने नाग के जाते ही हब्बाश से कहा, तुम क्यों इतनी जल्दी हिम्मत हार गई? मैं वादा करता हूँ कि मेरा मुहाफिज तलवार लिए तुम्हारे पास मौजूद होगा। मैं उस सांप को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। धार्ग ने अपनी बातों से हब्बाश पर कुछ ऐसा असर किया कि वो मान गया कि वो नाग को अपनी जायदाद में से एक पाई भी नहीं देगा और सांप अगर अब हवेली में आया तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। जब नाग को ये मालूम हुआ तो उसने एक बार फिर छूट दे दी कि हब्बाश ये तरीका भी आजमा कर देख ले। वो खुद ही तो सांप था, उसे धार के तलवार वाले मुहाफिज के होते हुए हब्बाश के पास आने की क्या जरूरत थी? नाग वापस चला गया। उसने हब्बाल को मजीद कुछ ना बताया, बस यही कहा कि मामला ठीक होता जा रहा है, वो फिक्र न करे। दूसरे रोज नाग दोबारा हब्बाश की हवेली की तरफ रवाना हो गया। उसने इस बार भी उकाब की बजाय स्याह चिड़िया की शक्ल इख्तियार की और परवाज करता हब्बाश की हवेली में आ गया। वहां आकर देखा कि हब्बाश अपनी ख्वाबगाह के पलंग पर सुकून से बैठा था। उसके चारों तरफ पहरेदार मुहाफिज हाथों में तलवारें लिए चाको चौबंद खड़े थे कि जरा सांप अंदर आए तो उसको काट कर रख दें। कमरे में खूब रोशनी हो रही थी। नाग स्याह चिड़िया की शक्ल में ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो हब्बाश ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये चिड़िया कहाँ से आ गई? इसे बाहर निकालो।
फौरन पहरेदार मुहाफिज तलवारें लहराते चिड़िया के पीछे दौड़े, मगर वो चिड़िया को कैसे पकड़ सकते थे। नाग बड़ी फुर्ती से चिड़िया के रूप में कमरे में चक्कर लगाने लगा। वो मुहाफिजों के हाथ नहीं आ रहा था। फिर नाग ने चिड़िया से अचानक एक छोटे भंवरे की शक्ल बदली और छत के कोने में जा लगा। मुहाफिजों और हब्बाश ने चिड़िया को अचानक गायब होते देखा तो हैरान हुए कि चिड़िया कहाँ चली गई। हब्बाश ने मुहाफिजों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि उनकी गफलत की वजह से ख्वाबगाह में घुस आई थी। मुहाफिज दोबारा तलवारें सौंधकर अपने मालिक हब्बाश के पलंग के आसपास खड़े हो गए ताकि रात को सांप आए तो वो उसके टुकड़े कर डालें। नाग भंवरे की शक्ल में छत के कोने से चिमटा हुआ था। उसके जहन में एक तरकीब आई। नाग अपने आप को छत के ऐन ऊपर उस जगह पर ले आया जहां हब्बाश बिल्कुल नीचे पलंग पर लेटा हुआ था। फिर नाग ने अपने आप को हब्बाश पर गिरा दिया। वो इतना छोटा था कि हब्बाश को पता ही न चल सका कि एक नन्हा भंवरा उसकी चादर में दाखिल हो गया है। चादर के अंदर ही अंदर नाग हब्बाश की गर्दन तक पहुंच गया। गर्दन पर आते ही नाग ने सांप की शक्ल बदल ली और हब्बाश की गर्दन से लिपट गया। अब अगर मुहाफिज उस पर तलवार चलाते हैं तो साथ ही उनके मालिक की गर्दन कट जाने का भी खतरा है। हब्बाश ने सांप को अपनी गर्दन के गिर्द लिपटे और उसके फुंकारते हुए फन को अपनी आंखों के सामने लहराते देखा तो खौफ के मारे उसके पसीने छूट गए। मुहाफिज तलवार लेकर आगे बढ़े तो हब्बाश ने हाथ से उन्हें रोक दिया। तलवार ना चलाना, वहीं रुक जाओ। मुहाफिज वहीं रुक गए। वो अजीब कशमकश में थे। सांप हब्बाश की गर्दन से इस तरह लिपटा था कि तलवार चलाने की सूरत में हब्बाश की गर्दन भी कट सकती थी। हब्बाश का रंग जर्द हो गया था। माथे से पसीना टपकने लगा था। हलक दहशत के मारे खुश्क हो रहा था। नाग फुंकार रहा था। मुहाफिज बाहर की तरफ भाग गए। उन्होंने शोर मचाया कि आका की गर्दन के गिर्द सांप लिपटा हुआ है। मुहाफिज बाहर गए तो नाग ने अपने आप को हब्बाश की गर्दन से अलग किया और उछलकर पलंग के पास कालीन पर आया और अपनी शक्ल बदलकर इंसानी सूरत में आ गया। वो फिर से नाग बन गया। हब्बाश ने नाग को देखा तो थर थर कांपने लगा। उसने आज तक किसी सांप को इंसान बनते नहीं देखा था। नाग ने कहा, हब्बाश, मैंने ये करामत तुझे इसलिए दिखाई है कि तुम समझ जाओ कि मैं तुम्हें 1 सेकंड में हलाक कर सकता हूँ। इससे पहले भी मैंने ही तुझे 2 बार डसा था, मगर तुम्हारे जिस्म में सिर्फ इतना ही ज़ाहिर दाखिल किया था कि तुम मर ना सको। तुम्हारे मुलाजिम यहाँ आने वाले हैं। मैं तुमसे फिर बात करूंगा और तुम्हें यह बताऊंगा कि यह सब कुछ मैंने किस लिए किया है। अब मैं कोई दूसरी शक्ल इख्तियार करता हूँ और याद रखो, किसी से मेरी बाबत कुछ ना कहना। नौकरों, कनीज़ों और मुहाफिजों के कदमों की आवाज़ आई तो नाग ने सांस खींचकर छोड़ा और हब्बाश की निगाहों के सामने वो गायब हो गया। जहाँ नाग खड़ा उससे बातें कर रहा था वहां से हब्बाश ने एक नस्वारी भंवरे को उड़कर छत की तरफ जाते देखा। इतने में गुलाम नौकर लैला और धार्ग भी वहां पहुंच गए। वो परेशान थे। जब देखा कि हब्बाश जिंदा है और सांप भी वहां पर नहीं है तो उनकी जान में जान आई। लैला तो अपने बाप से लिपट गई। धार्ग ने इधर उधर देखते हुए पूछा, हब्बाश मेरे दोस्त, सांप किधर चला गया? हब्बाश बोला, कौन सा सांप? यहाँ तो कोई सांप नहीं आया। पहरेदार मुहाफिज कुछ कहने ही वाले थे कि हब्बाश ने उन्हें डांट दिया और बोला, तुम गधे हो, ख्वामखा सांप सांप का शोर मचा दिया। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। पहरेदार खामोशी से बाहर निकल गई। लैला ने कहा, अब्बा जान, इन्होंने तो कहा था कि सांप ने आपकी गर्दन के गिर्द कुंडली डाली हुई है। हब्बाश ने कहा, ये झूठ बोलते थे। असल में इन पर सांप का खौफ सवार था और इन्होंने तस्वुर में सांप को देखा था। यहाँ कोई सांप नहीं आया और अब कभी आएगा भी नहीं। तुम जाकर आराम करो, मुझे नींद आ रही है। धार्ग बड़ा चालाक और जीरक आदमी था। हब्बाश के चेहरे को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि वो गलत बयानी से काम ले रहा है और असल हकीकत को छुपा रहा है और मामला कुछ गड़बड़ है। हब्बाश उन्हें जबरदस्ती चले जाने को कह रहा था। इससे भी शक हुआ कि कोई राज जरूर मौजूद है। उसने हब्बाश से कहा, अच्छा तुम आराम करो, हम जाते हैं। वैसे मैं कमरे के बाहर पहरा लगवा देता हूँ। हब्बाश ने जल्दी से कहा, इसकी जरूरत नहीं धार्ग, अब सांप नहीं आएगा, तुम जाकर आराम करो। बेटी लैला, तुम भी आराम करो, फिक्र की कोई बात नहीं है। लैला और धार्ग खामोशी से कमरे से निकल गए। धार्ग ने हब्बाश के कमरे में एक खुफिया सुरंग बना रखी थी ताकि वो हब्बाश की नकलो हरकत को जरूरत के वक्त देख सके। लैला को उसके कमरे में छोड़ने के बाद धार्ग उस खुफिया सुरंग में आ गया। सुरंग का एक खुफिया गोल सुराख हब्बाश की ख्वाबगाह में मखमल के भारी पर्दे के पीछे खुलता था। धार्ग उस पर्दे के पीछे छुपकर बैठ गया और एक छोटे से सुराख में हब्बाश की तरफ देखने लगा। हब्बाश ने जब देखा कि सब चले गए हैं और वो कमरे में अकेला रह गया है तो उसने उठकर कमरे के अंदर से कुंडी लगाई और पलंग पर बैठते हुए बोला, नाग, मुझसे जाहिर होकर बात करो कि तुम क्या कहना चाहते हो और तुमने मुझे 2 बार क्यों डसा था। नाग भंवरे की शक्ल में कमरे की छत से लगा था। उसको मालूम नहीं था कि मक्कार धार्ग दीवार के भारी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वो उतरकर कालीन पर आ गया और आते ही इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। धार्ग ने अचानक नाग को इंसानी शक्ल में वहां जाहिर होते देखा तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। क्या ये नौजवान कोई जादूगर है? ये अचानक यहाँ कैसे जाहिर हो गया? क्या ये गायब भी हो जाता है? धार्ग के जहन में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे।
वो गौर से नाग और हब्बाश को तकने लगा। नाग ने कहा, मैं तुमसे एक अहम बात करने आया हूँ। हब्बाश ने कहा, नौजवान, मुझ पर यह बात साबित हो चुकी है कि तुम या तो बहुत बड़े जादूगर हो और या सांप हो जो इंसान की शक्ल भी बदल सकता है। इसलिए मैं तुमसे कोई गलत बात नहीं कहूंगा। तुम मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछो। नाग उसके पास ही पलंग पर बैठ गया और बोला, मैं जबरदस्त जादूगर हूँ या कोई सांप हूँ, तुम्हें इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। मैंने ही 2 बार तुम्हें सांप बनकर डसा था और फिर खुद ही इंसान की शक्ल में तुम्हारा इलाज करने आया था। इसकी वजह यह थी कि मैं तुम पर असर डालकर तुमसे एक हकदार का हक वसूल करना चाहता था। हब्बाश ने सवाल किया, तुम मुझसे किसका हक लेना चाहते हो? नाग ने अब सारी बात बयान कर दी और कहा कि वो जिस जायदाद पर कब्जा करके बैठा हुआ है वो उसके भतीजे हब्बाल की मलकियत है। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुम ये सारी जायदाद जिसकी मलकियत है उसके हवाले कर दो। नाग ने अक्लमंदी की कि हब्बाश को ये ना बताया कि उसका भतीजा हब्बाल जंगल के गार में छुपा हुआ है। हब्बाश ने कहा, मगर हब्बाल तो मर चुका है। नाग ने कहा, तुमने उसको जजीरे की कब्र में जो जिंदा दफन करने की साजिश की थी उसे मैंने नाकाम बना दिया था। जो आदमी उसे हलाक करने के लिए जजीरे में ले गए थे अब उनकी लाशें वहां गल सड़ गई होंगी। हब्बाल जिंदा है। जिंदा है? हब्बाश ने घबरा कर कहा, मगर वो कहाँ है? मैं उसे सारी जायदाद देने को तैयार हूँ। नाग ने कहा, यह जायदाद उसी की है, तुम उसे कोई खैरात नहीं दे रहे, लेकिन जब तक तुम जायदाद हब्बाल के नाम करने के सारे कागजात तैयार करके उस पर अपनी मोहर नहीं लगा देते मैं तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा कि हब्बाल कहाँ है। हब्बाश बोला, मैं कल ही कागजात तैयार करना शुरू कर देता हूँ। तुम बेशक हब्बाल के ठिकाने के बारे में कुछ न बताओ, मैं कागजात पर अपनी मोहर लगाकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम हब्बाल को दे देना, फिर वो इस हवेली और सारी जमीनों का मालिक होगा। मैं ये शहर छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा। नाग ने कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। एक बात याद रखना कि जो बातें तुम्हारे और मेरे दरमियान हुई हैं उनका किसी से खास तौर पर धार्ग से जिक्र न करना। वो आदमी मुझे खतरनाक दिखाई देता है। हब्बाश ने देवताओं की कसम खाकर कहा कि वो इस राज को राज ही रखेगा। नाग बोला, अब मैं जाता हूँ और कल दोपहर के बाद तुम्हारे पास हवेली में आऊंगा। तुम जायदाद की मुंतकली के कागजात तैयार रखना। ये कहकर नाग ने सांप की शक्ल इख्तियार की, जोर से फुंकार मारी और रेंगता हुआ ख्वाबगाह के बंद दरवाजे के नीचे से बाहर निकल गया। हब्बाश सांप को देखकर एक बार फिर खौफ से कांपने लगा था। धार्ग पर्दे के पीछे छुपा ये सारा दहशत अंगेज ड्रामा देख रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस नौजवान नाग को वो एक मामूली आवारागर्द नौजवान समझ रहा था वो इस कदर जबरदस्त जादूगर निकलेगा। और अब तो सारी जायदाद उसके हाथ से जा रही थी। उसे यकीन था कि अपनी जान बचाने के लिए हब्बाश सारी जायदाद अपने भतीजे के हवाले कर देगा और धार्ग के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। ये बात धार्ग कभी कबूल नहीं कर सकता था। उसका जहन तेजी से काम करने लगा। उसने सोचा कि किसी तरह हब्बाश पर असर डालकर उसके जहन से नाग का खौफ दूर करना चाहिए और उसे जायदाद अपने भतीजे के हवाले करने से रोकना होगा। जब उसे यकीन हो गया कि नाग कमरे से जा चुका है तो वो पर्दा हटाकर एकदम से हब्बाश के सामने आ गया। हब्बाश ने धार्ग को देखा तो चौंक कर बोला, क्या तुम भी जादू की मदद से यहाँ आ गए हो धार्ग? धार्ग बड़े सुकून के साथ हब्बाश के सामने कुर्सी पर बैठ गया और बोला, मेरे अजीज दोस्त, हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है और मैं हर मुसीबत में हमेशा तुम्हारे काम आया हूँ। मैं अब भी मुसीबत में तुम्हारे काम आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हो। हब्बाश उससे सारी बात छुपाना चाहता था। उसने कहा, मैं किसी मुश्किल में नहीं हूँ, मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे अचानक आ गए? धार्ग बोला, हब्बाश, तुमने मुझे और लैला को चले जाने को कहा था तो मैं आंख बचाकर इस दीवार वाले पर्दे के पीछे छुप गया था क्योंकि मैंने अंदाजा लगा लिया था कि दाल में कुछ काला जरूर है और तुम मुसीबत में हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था। हब्बाश इधर उधर देखकर बोला, मगर मैं मुसीबत में नहीं हूँ, तुमको गलत फहमी हो रही है धार्ग। धार्ग मुस्कुराया और बोला, अभी अभी तुम्हारी और नाग की जो बातें हुई हैं वो मैंने सारी की सारी सुन ली हैं। मैं ये भी जान गया हूँ कि नाग या तो कोई जबरदस्त जादूगर है या कोई सांप है जो इंसानी शक्ल बदल सकता है और वो तुम्हें मजबूर कर रहा है कि तुम सारी जायदाद अपने भतीजे के हवाले कर दो। हब्बाश ने सर झुका दिया, फिर बोला, धार्ग, तुम मेरे पुराने दोस्त हो। अब जबकि तुमको सारी हकीकत का इल्म हो गया है तो तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अगर नाग की बात नहीं मानता तो वो इस कस्बे को तबाह बर्बाद करके रख देगा। वो मुझे और मेरी बेटी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो सांप बनकर हम सबको बारी बारी डसकर मौत की नींद सुला देगा। मक्कार धार्ग को ये कैसे गवारा हो सकता था कि उसके हाथ से जायदाद निकल जाए। उसको अपने दोस्त हब्बाश की जान की परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ उसकी आधी जायदाद पर बल्कि पूरी जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। धार्ग ने सोचा कि नाग से तो वो बाद में निमट लेगा, पहले हब्बाश के दिल से नाग का खौफ दूर करके उसे जायदाद अपने भतीजे के नाम करने से रोकना चाहिए। उसने हंसते हुए कहा, मेरे दोस्त हब्बाश, तुम मेरी काबिलियत को नहीं जानते, मेरे हाथ बड़े लंबे हैं। नाग इस वक्त तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है जो तुम्हें तुम्हारी सारी जायदाद से महरूम करके बेयारो मददगार और गरीब कंगाल बना देना चाहता है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने दोस्त को कंगाल बनते नहीं देख सकता।
अब्बास ने उम्मीद भरी निगाहों से धार्ग की तरफ देखा और कहा, तो फिर तुम ही कुछ बताओ कि मैं क्या करूं। नाग तो बड़ा जबरदस्त जादूगर है, उसे पीछा छुड़ाना मुश्किल लगता है। धार्ग ने एक चाल चलते हुए कहा, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो नाग से भी बड़ा जादूगर है। वो जंगल में एक जगह दरिया किनारे रहता है। वो मेरा दोस्त है। मैं सुबह उसके पास जाकर उसे मदद तलब करता हूँ। मुझे यकीन है कि वो नाग को हमेशा हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हटा देगा। अब्बास को कुछ उम्मीद की किरण नजर आई तो बोला, देवता तुम पर मेहरबान हो, कुछ करो, इस नाग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो। मैं इतनी बड़ी जायदाद से महरूम हो गया तो तबाह हो जाऊंगा। धार्ग ने कहा, बस तुम किसी तरह 2-1 रोज तक जायदाद के कागजात पर मोहर मत लगाओ। इस अरसे में मैं नाग को ठिकाने लगा दूंगा। अब्बास ने कहा, मगर नाग ने कल दोपहर आने का कहा है, मैं उसे क्या जवाब दूंगा। धार्ग कुछ सोचकर बोला, तुम ऐसा करना कि कह देना तुम्हारी मोहर मुल्क यूनान में तुम्हारे खास आदमी के पास है, जहां से मंगवाने के लिए तुमने आदमी रवाना कर दिया है, जो चंद दिनों में मोहर लेकर आ जाएगा। अब्बास ने कहा, लेकिन नाग कहेगा कि मैं जाकर उस आदमी से मोहर ले आता हूँ, और तुम तो जानते हो कि वो गायब होकर वहां जा सकता है। धार्ग कहने लगा, तुम कहना कि मुझे खुद मालूम नहीं कि वो आदमी इस वक्त कहाँ है। जिस खास नौकर को मैंने मुल्क यूनान की तरफ रवाना किया है वो उसे ढूंढ लेगा। अब्बास बोला, मैं ऐसा ही करूंगा, मगर तुम्हें इस दौरान में नाग को खत्म कर देना होगा। मैं ये बहाना ज्यादा देर नहीं चला सकूंगा। धार्ग ने कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, बस तुम 1-2 दिन तक नाग को कागजात के सिलसिले में रोके रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा, अब मैं जाता हूँ। धार्ग ख्वाबगाह में से चला गया। अब्बास को देर तक बेचैनी की वजह से नींद न आई। फिर वो काफी रात गई सो गया। उसी रोज नाग ने जंगल में गार में जाकर हब्बाल को बता दिया था कि बहुत जल्द उसकी जायदाद उसके पास आने वाली है। इससे ज्यादा नाग ने हब्बाल को कुछ बताने की जरूरत महसूस न की। अगले रोज दोपहर के वक्त वो अब्बास के पास आया तो अब्बास ने उसे वही कहानी सुना दी जो धार्ग ने उसे बताई थी कि उसकी खास खानदानी मोहर मुल्क यूनान में एक खास आदमी के पास है, जिसको लाने के लिए उसने मुंह अंधेरे ही एक आदमी को रवाना कर दिया है, जो 2-3 दिन में मोहर लेकर वापस आ जाएगा। नाग ने कहा, तुम उस आदमी का पता बताओ, मैं खुद उसके पास जाकर मोहर ले आता हूँ। अब्बास ने धार्ग की बताई हुई बात दोहरा दी और कहा, वो आदमी किस जगह पर मिलेगा मैं भी नहीं जानता। वो यूनान की पहाड़ियों में चलता फिरता रहता है। मेरा आदमी उसे ढूंढ निकालेगा। तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे कोई धोखा कर ही नहीं सकता। नाग, सिर्फ 2-3 रोज इंतजार कर लो, मुझे 3 दिन की मोहलत दे दो, फिर ये सारी जायदाद तुम मेरे भतीजे के हवाले कर सकते हो। नाग को इसलिए शुबा न हुआ कि वो जानता था कि अब्बास उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। नाग ने कहा, बेहतर है, मैं तुम्हें 3 रोज की मोहलत देता हूँ। तीसरे दिन शाम को तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम्हारा आदमी तुम्हारी खानदानी मोहर लेकर वापस ना पहुंचा तो मैं तुम्हें डस दूंगा। ये कहकर नाग तेजी से बाहर निकल गया। अब्बास को तो फिक्र पड़ गई कि अब अगर नाग ने उसे डसा तो शायद वो जिंदा न बच सकेगा। उसने उसी वक्त धार्ग को बुलवाया और सारी बात बताई। धार्ग ने कहा, परेशान ना हो, मैं आज ही नाग का बंदोबस्त करता हूँ। धार्ग का एक बूढ़ा अफ्रीकी सुपेरा वाकिफ था जो एक पहाड़ी के दामन में झोंपड़ी बनाकर रहता था। उसके पास किस्म किस्म के सांप थे जिनका जहर निकालकर वो दवाएं तैयार किया करता था। धार्ग सीधा उस अफ्रीकी सपेरे के पास गया और उसे साफ साफ बता दिया कि यहाँ एक ऐसा नौजवान आया है जो असल में सांप है और इंसान की शक्ल में चलता फिरता है। बूढ़े अफ्रीकी सपेरे ने यह सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक पैदा हुई। उसने धार्ग से पूछा, वो कहाँ है? आगे क्या हुआ ये जानिए सीरीज की अगली कहानी में।